Bismillahirrahmanirrahim. Respected colleagues, Assalamu alaikum. Today, a very important topic of problem solving and decision making के साथ हाजिर हूँ from Skill Grow and Company. तो ये just start ये short review है इस problem solving और decision making पर. तो let's start the presentation. You can see this is a short रिव्यू ऑफ माई सेल्फ कि मेरा नाम नवीद अनवर है और ये मेरा रिव्यू है. यू कैन यूज स्लाइड इंट्रोडक्शन. प्रॉब्लम सॉल्वर डिसीजन मेकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं. इट इज द प्रॉब्लम व्हेन एवर वी फील देयर इज समथिंग नीडेड कि हम कोई कंफ्यूजन है, हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पर कौन सा सही रास्ता है. तो हमें उस वहां पर ना ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना चाहिए और किस तरीके से, और जब ये एक हैबिट बन जाती है तो हम फौरी तौर पर डिसीजन ले सकते हैं. तो ये जनाब हमारा मेथोडोलॉजी होगी. यहाँ पर हम जो तरीक़ेकार होगा वो थ्योरी पहले पढ़ेंगे कि क्या मॉडल क्या है, एप्लीकेशन मॉडल क्या है. कीप इन माइंड द रियल सिचुएशन. असल चीज आपने यही करनी है कि रियल प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं. जो प्रॉब्लम आजकल आपको आ रही है वो आपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है और उसे अकॉर्डिंग टू जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे. तो रिटर्न प्रोजेक्ट बनाना है. अप्लाई इन रियल सिचुएशन 2 to 3 weeks के लिए. प्रेजेंट इन योर रियल केस स्टडी. फिर इसे प्रेजेंट करना है. तो ये हम इसमें जो मॉड्यूल कवर करेंगे वो ये सारे इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. पांचवा डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज. उसके बाद छठा रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एथिकल कंसिडरेशन, लीडिंग थ्रू अनसर्टेनिटी. जहाँ से अनसर्टेनिटी होती है उसको कैसे कवर करना है. देन लास्ट मॉड्यूल 10 इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन सक्सेसफुली. एंड एक स्पेशल टॉपिक जो है ना डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर है. तो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. इंट्रोडक्शन इसमें ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है. आपने ये देखना है प्रॉब्लम आपको बाहर सरफेस जो ऊपर ऊपर नजर आ रही है वो क्या प्रॉब्लम है. इट मे नॉट बी द रियल प्रॉब्लम. तो उसे डिग आउट करना है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या. देन प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना है. डिफाइन करने से मुराद होता है कि ऐसी स्टेटमेंट आपकी हो जो कि उसकी उसमें क्लैरिटी हो, यानी कोई नेगेटिविटी ना हो, किसी पर ब्लेम गेम ना हो कोई, और उसमें क्लियर पाथ पे भी आगे हमें उस डेफिनेशन में ही नजर आ जाए कि किस तरह हम इसे सोल्यूशन निकालेंगे. तो ये इसका कंपोनेंट्स है जो कि आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे. स्टेक होल्डर्स एनालिसिस होती है. कौन कौन लोग, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हमारे कस्टमर्स, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है जो कि इसके प्रॉब्लम में और उसके या प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो वहां पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना है. देन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स. हमने दिखाना कि क्या हमें गोल्स चाहिए और उस हिसाब से क्या इम्पैक्ट आएगा जो हम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इस एग्जांपल को यू कैन रीड इट आउट और उसके बाद फिर इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह लाएंगे. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर है. अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस केस में दी गई है इसमें है अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन द लास्ट 3 quarters. एक स्पेसिफिक है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट क्या उसके साथ हो रहा है, डिक्लाइन में जा रही है. अब उसको डिस्पाइट ओवरऑल मार्केटिंग ग्रोथ. अब लास्ट में ये जो स्टेटमेंट दी है कि डिस्पाइट ओवर मार्केट, इसका मतलब है कि ये अगर ये वाली स्टेटमेंट ना होती कॉमा के बाद तो चांसेस ये थे कि आपके कुलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट या जो टीम मेंबर्स हैं वो ये कहेंगे ना वो असल में जी मार्केट ही डाउन है, सब तरफ ऐसे ही हालात हैं. तो ये प्री एग्जिस्टिंग आपका आंसर है कि मतलब ये वाकई प्रॉब्लम है कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ डिक्लाइन में जा रही है, बाकी मार्केट के साथ प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट या डेफिनेशन ये बड़ा जरूरी है जिसको आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें. अब इसमें ना तो कोई पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व है
कि मेरी टीम ने खराब की, फलां बंदे ने जो डिक्लाइन में है उन पर सारा ब्लेम जाता है, ऐसी चीज नहीं। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम और आगे उसकी क्लैरिटी है। अब करना ये है कि आप लोगों ने खुद इसको जो ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को डिफाइन करें इन ए क्लियर स्टेटमेंट, और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और कैसे उनके साथ किस तरीके से आप सोल्यूशन उनका निकलवा सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, ये आप वही डेफिनेशन वाली बात है, क्लियरली डिफाइन और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो ये आप इसे चाहें तो मजीद स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिन डिस्कस। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस में आ जाता है कि डाटा इवैल्यूएशन, आपके पास आइदर डाटा इज अवेलेबल, या फिर आपका अपना खुद एक माइंड में जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन है उनके जरिए से आप इसे इवैल्यूएट करेंगे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लॉजिकल रीजनिंग है इसके साथ साथ, कि इसका आपके ख्याल में ये किस वजह से हो सकती है। तो ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी, डाटा इवैल्यूएशन और लॉजिकल रीजनिंग साथ साथ चलनी चाहिए। देन कंपैरेटिव एनालिसिस है, दूसरी प्रोडक्ट्स या दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे इन्वायरमेंट में कैसे उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो उनकी एनालिसिस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट का क्यों इफेक्ट ऐसा आ रहा है। और कॉज एंड इफेक्ट, यानी व्हाट कॉजेज द इफेक्ट्स, कि क्या हम चीजें इनपुट्स देते हैं जिसकी वजह से आउटपुट इफेक्ट्स आते हैं। तो इसको तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस आ जाती है ये। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको डाटा या इंफॉर्मेशन से उसको इवेल्युएट करें, फिर लॉजिकल रीजनिंग से हम देखें, कंपैरेटिव एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट उसको एनालाइज करें। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये इसकी आगे एग्जांपल दी हुई है, कि एग्जांपल क्या, सिनेरियो एक दिया हुआ डायबिटिक केस में, उसके अलावा डाटा इवेल्युएशन इस केस में कैसे की जाती है, और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग क्या है, चौथा जो फैक्ट, तीसरा कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो दूसरी कंपनियों के साथ अगर एनालिसिस किया जाए तो उनका डाटा क्या कहता है, तो उसके मुताबिक है। लास्ट में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तो ये उसके सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। अब आपने ये करना है कि आपने जो अपना एक क्रिटिकल प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की थी और उसको उसके डिस्क्राइब भी कर दिया, उसको डिफाइन भी कर दिया, अब उसको आपने इवेल्युएट करना है। दो तरीके, एक तो डाटा इवेल्युएशन, दूसरी लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि दूसरी प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ क्या हो रहा है, एंड देन कॉज एंड इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसके जरिए आप एनालाइज करेंगे। देन आइडेंटिफाई द रूट कॉज, एक तो आपने सुपरफिशियली एक इसके एनालाइज कर लिया, अब आपने उसको डेप्थ में जाना है कि असल प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो रूट कॉज एनालिसिस इसके जरूरी है कि आप उसको देखें किस तरीके से, और आगे हम चलते हैं कि किस तरीके से इसे किया इवेल्युएट किया जा सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनको आप डेप्थ में देखें और उनके आगे देखें मजीद क्यों हो रहा है, क्यों, अब इनके कॉजेज आगे बढ़ते चले जाएं कि असल कॉज तक जब तक ना पहुंच जाए जो कि आपके हाथ में है और जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिस्टमेटिक अप्रोच है, इन सबको लेकर आप चलेंगे तो ये यू कैन आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच इज रियल कॉज। तो ये इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मैं यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम की एग्जांपल दी हुई है, ये आप यू कैन स्टडी उसको। सबसे पहले सरफेस ऑब्जर्वेशन, यानी कि सतही तौर पर उसको देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, जो आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है। अब उसके जब डेप्थ एनालिसिस में ना बड़ा अच्छी टेक्निक है, वाई, वाई दिस इज कॉज, उसका जो जवाब आ जाए उसमें फिर मजीद वाई देखें कि उसमें क्यों, वो क्यों हुआ, फिर वाई देखें ऐसा क्यों हुआ, जब तक आपका अल्टीमेट रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो ये वाई वाई हर चीज के आंसर का फिर वाई करें कि ये क्यों हो रहा है। फिर जब एक सेटिस्फैक्ट्री, जब आपके पास अ, जो कि एक्शनेबल कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसको फिर आप करेक्ट करें, वही आपका असल रूट कॉज है, और उसी को करेक्शन के साथ हम उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे उसी में फर्स्ट वाई, सेकंड वाई, थर्ड वाई है। तो अब आपने ये करना है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑलरेडी लेकर चल रहे हो, उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है आपने, उसको
रिलेटिवली उसकी कॉजेज भी आइडेंटिफाई किसी हद तक कर लें। अब रूट कॉज डेप्थ में जाकर देखना है, तो वहां पर सबसे पहले सर्विस ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे क्या है आपकी, फिर उसके वाई 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 एंड वाई जो होगा ना, वो आपका रूट कॉज होगा, असल प्रॉब्लम होगा। दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम क्रिएटिव सॉल्व, जो चौथा है उसका पार्ट, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मुख्तलिफ एंगल से देखें चीजों को। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये भी मोरलेस वही चीज है, लेकिन आप उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखते जाते हैं। जिस वक्त बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें से कुछ जरूरी नहीं होते हैं, उसको निकाल दें। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एवरीथिंग आप नोट डाउन करते जाए। इसी तरह लेटरल थिंकिंग है, साइड बाय साइड दूसरी चीजों को भी देखें कि क्या प्रॉब्लम, इसकी वजूहात हो सकती हैं, उसके क्या कहाँ कहाँ से सॉल्यूशन निकल सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग, इसमें प्रॉपर प्रोसेस से कि आप लेकर चल सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई है, एक एग्जांपल है प्रॉब्लम क्या है, तो उसके सॉल्यूशंस, फिर उसको किस तरह हम उसको देखेंगे। तो ये नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में ये सारी चीजें आती जाएंगी। अब इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसकी एग्जांपल दी है कि किस क्या, मिसाल के तौर पर इस केस में जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि मुख्तलिफ एंगल से हमें चीज़ों को कैसे देखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अपने सॉल्यूशन जो भी जेहन में आते जाए, जो सही है गलत है लिखते जाए, चॉक डाउन करते जाए, बाद में उसमें से देखें कि कौन से वाकई प्रॉब्लम है और कौन से नहीं है, उनको डिलीट करें। देन इज लेटरल थिंकिंग, दूसरे ऑप्शंस भी देखें, कहाँ कहाँ से आप अपने सॉल्यूशन के अलावा और क्या चीजें देख सकते हैं। लास्ट में प्रोटोटाइपिंग है, पायलट टेस्ट मिसाल के तौर पर। तो वहां पर आपकी टीम अगर डिसाइड करती है कि किस तरीके से चल रहा है, तो इसको बकायदा सिस्टमेटिक वे में लेकर चलें। देन इज एक्सप्लोर द पोटेंशियल सॉल्यूशन। अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस कौन कौन से निकलेंगे, अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी आपके पास आ गए। जनरेट द रेंज ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव। सबसे पहले तो बहुत से सॉल्यूशन आप लगाने, एक नहीं आपने रखा। फिर उनको एनालाइज करें, ईच ऑप्शन प्रोज एंड कॉन्स, उनको देखें और क्या रिस्क है इसके। तो उस हिसाब से फिर द बेस्ट ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शन जो है उसको उसका डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। देन इज कंसिडर द पोटेंशियल आउटकम्स एंड implication ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो उसके हर ऑप्शन को आप उसके आउटकम्स को जरा जेन में रखें कि, और उसको देखें कि क्या आउटकम्स आ सकते हैं इसकी। तो जो बेस्ट ऑप्शंस हैं फिर उसको अप्लाई करें। स्वॉट एनालिसिस से भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो ये एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल सॉल्यूशंस है, और उसमें से वी विल आइडेंटिफाई द बेस्ट वन सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन। तो प्रायोरिटाइज कर लेंगे कौन सा बेहतरीन सॉल्यूशन है। इसमें हम अब फॉर्म में आ गए जिस पर आपने अप्लाई करना है। देन डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज है, तो ये बीच में ब्रेक आ जाती है आपको, मतलब कुछ चीजें फिल करके देन विल गो टू अदर स्टेप्स। तो फिफ्थ चैप्टर जो है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज है, तो इसमें रैशनल डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग और ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो आपने देखना है कि कौन से डिसीजन मेकिंग ग्रुप या सब मल्टीपल ऑप्शंस आप यूज करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग में होता है कि आपके अपने ख्याल में उसका क्या रीजनिंग है जिसकी वजह से वो हो रहा है, और किस तरह आप उसका सॉल्यूशन है, तो इसको कहते हैं हम रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसी तरह इंट्यूटिव है आपका, ये क्विक डिसीजन, ये कहता है कि मेरे ख्याल में कि दिस शुड बी द सॉल्यूशन। तो वो आपका एक एक जो आपकी काबिलियत है, आपकी सोच समझ है, वो उसके मुताबिक क्या डिसीजन आपका होगा जो कि फौरी तौर पर आपके जहन में आता है। इसी तरह सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग है, बाकायदा तौर पर उसमें आप सिस्टम के थ्रू चल सकते हैं, उसको कई दिन ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन के टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है और उसके डिसीजन मेकिंग कितनी इम्पैक्टफुल है, और क्या उसका इम्पैक्ट आने चाहिए अगर सही डिसीजन ना हुआ। तो उस हिसाब से इसका सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन आपके डिसीजन और आप उसके इम्पैक्ट पर, या प्रॉब्लम और उसके इम्पैक्ट पर डिपेंड करता है कि आपने सिस्टमेटिक चलना है या क्विक डिसीजन है। 1 मिनट भी आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है, आप 1 मिनट के लिए सोचें और डिसाइड करें कि व्हाट यू हैव टू डू, अगर छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें हैं तो।
इसी तरह ग्रुप मीटिंग भी की जा सकती है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये इसके एग्जांपल्स आगे दिए हुए, यू कैन रीड इट आउट और उसे अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक उसको आप हेल्प ले सकते हैं। देन इज द रिस्क असेसमेंट। जब आप एक ऑल्टरनेट डिसीजंस देख लेते हैं तो उसकी रिस्क इवेल्युएट भी करें और उसको एसेस करें कि किस हद तक रिस्क आएगा। तो हर ऑल्टरनेट के साथ आपके रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, या कम से कम जो आपने टॉप प्रायोरिटी है उनके रिस्क को आपने देखना है, एंड इट्स मिटिगेशन, कि इसको किस तरह आप रिजॉल्व कर सकते हैं, को किस तरह कम से कम किया जा सकता है। तो इसके स्टेप 1 में आ जाता है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फिर उसकी असेसमेंट है, किस हद तक इसके ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क कितना इतना। तो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के इसको मिनिमाइज करने के लिए एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये इसका रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। देन वी विल गो टू रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। ये इसके एग्जांपल्स के तौर पर दिए हुए हैं, यू कैन रीड इट आउट और उसको देख सकते हैं कि भी किस तरह आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप किस तरह से फिट करें फॉर योर गाइड। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आ जाता है। अब आपने डिसीजन करना है, आपके पास ऑल्टरनेट भी आ गया, आपने उसका रिस्क भी असेस कर लिया, तो कौन सा डिसीजन बेहतरीन होगा जिसका बेनिफिट ज्यादा हो और रिस्क उसका कम। तो इसमें जो स्टेप्स है, इसमें अलाइनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, और उसको कौन से जो डिसीजन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के मुताबिक वो काम करेंगे। देन एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसके आसपास उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, दूसरे लोग डिपार्टमेंट, दूसरे या स्टेक होल्डर्स पर इनका क्या इफेक्ट होगा, इस चीजों को हमने इवेल्युएट करना था। स्वॉट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो ये सारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आया। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में ये सारी एग्जाम्पलीफाई की गई है ये चीजें, वो जो लास्ट स्लाइड में सब कुछ दिखाया था उसको एग्जाम्पल के साथ। 8th जो चैप्टर है उसमें एथिकल कंसिडरेशन इन डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें एथिकल फ्रेमवर्क है, सबसे पहले जो कंपनी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज, इन सबको हमने लेकर चलना है, कंप्लायंस होनी चाहिए इन चीजों। तो दिस इज कॉल्ड एज एथिकल फ्रेमवर्क। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, इसको हमें देखना है और कोई ये चीजें को फॉलो किया जाए। देन पेशेंट वेलफेयर है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इन सब चीजों को जब लेकर चलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एथिकल कंसिडरेशन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। या तो ये इसके एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, तो यू कैन स्टॉप एंड स्टडी इट। फिर आता है लीडिंग थ्रू अनसर्टेनिटी। तो अगर अब इस कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई प्रॉब्लम्स इसमें मजीद एप्लीकेशन के वक्त आते हैं, तो उसको किस तरह टैकल किया जा सकता है। तो रेजिलियंस, कम्युनिकेशन, एजिलिटी और लीडिंग बाय एग्जांपल, तो खुद आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओन करें, कम्युनिकेट करें, उसके एजिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग करें और उसको सॉल्व करें। ये इसके एग्जांपल्स के तौर पर दी हुई है इस सिनेरियो के साथ। तो देन एक्शन प्लान और एक्शन स्टेप्स लेने का, आपको अप्लाई करना है चीजों को, जो आपने अब डिसाइड कर लिया उसको अप्लाई करना है। चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड develop a detailed plan for implementing the chosen solution or making the decision। तो उसमें आपने डिटेल्ड प्लान बनाना है और उसके साथ साथ इनकी अलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन लोग इस काम कौन सा करेंगे, किन चीजों को किसको असाइन करना है, एलोकेट रिसोर्सेज, तो कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं जिसको साथ ये हो सकते हैं, और टाइमलाइन। तो ये मतलब कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। देन इम्प्लीमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट करना, जो आपने एक्शन प्लान बनाया है उसको कम्युनिकेट करें, कोलैबोरेट करें, जहाँ जरूरी है मीटिंग्स रखें, जहाँ जरूरी है ईमेल्स के जरिए, कॉन्फ्रेंस से, एनीथिंग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट, और अगर कोई उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंज के लिए लोगों को तैयार भी करना है। तो चेंज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद दिस इज कंप्लीट इसका। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो स्पेशल डाटा कलेक्शन, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, इसको हमें डाटा, बहुत ज्यादा डाटा, तो समटाइम डाटा हमें जनरेट भी करना पड़ता है। तो या प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करें, एनालाइज करें, इन्फॉर्म द स्ट्रेटेजी,
और उसके बाद एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो ये स्पेशल केसेस में फिर हम उसको अपने बहुत खुद से डाटा जनरेट करते हैं, किस तरीके से किया, तो जो जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी उसके लिए फिर यहाँ पर ये डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट में जब हम ये कर लेते हैं तो हमें अपनी लर्निंग देखती है, सो दैट कि हम आइंदा के लिए प्रिपेयर रहें कि इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इम्प्लीमेंट द चूजन सॉल्यूशन और डिसीजन, सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करना है, फिर मॉनिटर द रिजल्ट्स, के रिजल्ट्स भी आए हैं कि नहीं, जो हमने एक्शन लिए उसके रिजल्ट्स किस हद तक आए, आउटकम्स क्या आए। इवेल्युएट वेदर द प्रॉब्लम वाज सॉल्व और द डिसीजन वाज इफेक्टिव, अब देखना है कि क्या वाकई प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई कि नहीं हुई है, किस हद तक हुई है, तो ये देखना। तो ये हमारी लर्निंग होती है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाज लर्न फ्रॉम द प्रोसेस एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू फ्यूचर सिचुएशन, अब अगर हमारे पास लर्निंग यही होती है कि आइंदा अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है। अब ये सारा कुछ जो हमने देखा था ना यहाँ पर, ये वन बाय वन स्टेप्स पे हम शुरू में देखते आए थे, तो उसमें हमने डिफाइन किया या डिस्क्राइब किया प्रॉब्लम को, एक्सप्लोर किया है जिसमें एनालिसिस और ये सारा कुछ हम कर दें, एक्शन स्टेप्स लिए, देन लर्न। तो ये DEAL, डील के नाम से आप याद रखिएगा। फिर आप 1 मिनट का भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपके जहन में ये हो कि भाई सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या, डिफाइन किया आपने, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, एक्ट करें एंड लर्न। तो ये हमारा डील मॉडल है। यहाँ पर आपको ये असाइनमेंट है जो कि आपको गूगल फॉर्म में आपको दे दी गई है, तो यहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यही चीजें वहां पर एक्सप्लेन की, तो ज्यादा बेहतर फॉर्म में बल्कि वहां पर आपको नजर आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो स्टार्ट में आपने पहले, उसके बाद आपने सिर्फ कुछ क्वेश्चन करने हैं, बाकी बाद में जो दूसरे जो हमने टॉपिक किया है, तो ये 4 वीक्स का हमारा पूरा प्लान होगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और आई एम श्योर कि दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। तो उम्मीद है कि हम इसको मैक्सिमम इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।